Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I recently completed my MTech from IIT Delhi in GATE 2000 in 2025. So today we are going to discuss how to achieve the 60 plus marks in GATE 2027. And most important, this video is helpful for you guys if you are a third year student, if you are a final year student, even you are a working professionals. Okay, so this video is helpful for you. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, सो क्या स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करें जिससे हमें 60 प्लस मार्क्स आ सके इन गेट 2027। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, किस लिए तैयारी करो। आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक कितना भी कोई मोटिवेशन वीडियो आप देख लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, सो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो वाई अगर आपका क्लियर है तो आपको ये सब जितने भी ये एम टेक, पी एस यू, हायर स्टडीज, इसमें से एक आपका क्लियर होगा जी कि मुझे कहाँ जाना है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को दो भी ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पी एस यू जॉब या तो आई आई टी से एम टेक करना। देखो हमारे गेट क्या अपॉर्चुनिटी देती है हम लोगों को। एक तो आईआईटी में हम एडमिशन ले सकते हैं एमटेक के लिए। पावर, जैसे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांच से आप एमटेक कर सकते हो। पीएसयू में डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आती है, जस्ट लाइक महारत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनी ऑफर करती है बच्चे को, जो कि आप आओ गेट एग्जाम देके, और गेट में अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक, और उसमें भी क्या होता है, देखिए आपका वेटेज 85% ऑफ द वेटेज क्या किया जाता है, गेट स्कोर को, गेट स्कोर से लिया जाता है। गेट स्कोर से 85% वेटेज, एंड इंटरव्यू में मत, इंटरव्यू में बस 15% का वेटेज रहता है। ठीक है, तो अगर आप एन टी पी सी या बी एच ई एल या पी जी सी आई एल का एग्जाम देते हो गेट क्लियर करने के बाद, तो 85% वेटेज आपका गेट स्कोर कार्ड से रहेगा। ओके, एंड फॉर द हायर स्टडीज आप एम टेक या एम एस ले सकते हो, या आप अदर फॉरेन कंट्री में भी आप एम एस या एम टेक प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी देता है, जैसा कि आप अगर आपका गेट स्कोर इनफ है, मतलब 50 प्लस मार्क्स है, और अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप पीएचडी प्रोग्राम एंड रिसर्च फेलोशिप में भी पार्ट कर सकते हो। ओके, एंड द सैलरी ग्रोथ जस्ट लाइक, आपका अगर जिस जॉब में कर रहे हो, ठीक है, तो उस जॉब में अगर आप गेट स्कोर कार्ड लाते हो तो वहाँ पे क्या होती है जी कि बहुत सारी कंपनियां गेट गेट के स्कोर कार्ड से आपको ग्रोथ देती है। तो मान लो एक ऐसा सिचुएशन है, जैसा कि मैं अभी एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे गेट के स्कोर आए, तो मैं कहूँगा कि मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब वो कंपनी जो है मुझे उससे ज़्यादा की पैकेज दे रही है। तो ये कंपनी क्या करेगी, नहीं नहीं आप रुक जाओ, मैं आपको ज़्यादा थोड़ा सा पैकेज बढ़ा देता हूँ, लेकिन आप इसी कंपनी में काम करो। ठीक है, तो इस टाइप की ऑफर हमें मिलती है जब हम गेट क्लियर करते हैं तो। एंड करियर चेंज, अगर आप कोर से रिलेटेड हो तो आपको यहाँ पे कोर डोमेन में वर्क करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग लाइफ में देखा है, जो कि सी एस आई टी या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे भी जो बच्चे रहते हैं जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल एंड मैकेनिकल, तो वो आईटी फील्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट लगना इजी होता है। तो आईटी 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 की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशंस होता है, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। बट अगर आपने गेट स्कोर कार्ड अच्छे से लाया, मतलब आपकी रैंक अंदर 100 है या अंदर 200 है, तो आपकी पैकेज 18 लाख टू 20 लाख तक ऑफर करती है, वो भी कोर कोर कंपनीज जस्ट लाइक एन टी पी सी, बी एच ई एल, पी जी सी आई एल, ये सब आपको करती है। और एक और खासियत बात है कि गेट स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। जैसा कि आपने, अगर मान लो आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, आपने गेट दिया, आप कहोगे भैया मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं तो अब थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर कंप्लीट करूंगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो गेट स्कोर कार्ड 3 इयर्स तक वैलिड रहते हैं। आप अगर फोर्थ ईयर पास आउट भी हो जाओगे, उसके बाद भी कुछ कंपनियां निकालेगी अपनी वैकेंसी, उसमें भी लिखती है जो कि गेट 2024, 25, 26, दिस 3 इयर्स गेट स्कोर कार्ड इज एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। ओके, सो आप या तो थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका गेट स्कोर कार्ड 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। ओके, नाउ फॉर द इलेक्ट्रिकल एग्जाम पैटर्न, देखो ये सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हर एक ब्रांच के लिए कॉमन है। ठीक है,
जनरल एप्टीट्यूड से हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, और ये इजी टू स्कोर है। सो इसको आप करो ही करो, ठीक है, कैसे भी करके इसको करना ही करना है। फिर आती है हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि इजी टू स्कोर है। कभी कभी लेंदी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट आप स्कोर कर सकते हो इसमें। तो फिर 5382 28 नंबर और 28 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग आराम से इजी टू स्कोर कर सकते हैं। अगर 28 मार्क्स भी हम कर देते हैं तो गेट स्कोर का जो कट ऑफ रहता है जनरल ब्रांच, जनरल के लिए, तो वो मान लो जी कि अगर जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 25 गया है कट ऑफ स्कोर, 26 भी गया है, 28 30 भी गया है, बट अगर आप 28 ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने में। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, 72 मार्क्स के। अगर आपने 3 या 4 सब्जेक्ट का भी अच्छे से कवर किया तो आपके 40 टू 45 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। और 40 टू 45 मार्क्स पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको गुड IIT मिल जाएगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपकी ओल्ड IIT जो नहीं मिलेगी, न्यू IIT मिलने की चांस है, ठीक है, बट NIT में भी मिलने की चांस है, लेकिन आपको PSU नहीं मिलेगी। तो आपको सब ये मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, रैंक और गेट स्कोर का डिपेंड करते हैं, जो कि इस पे डिपेंड करते हैं कि कितना डिफिकल्ट पेपर था और कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। ओके, तो इसमें आपको सबसे जो वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उस पे आपको ध्यान देना है। वो कौन कौन से वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें MSQ में मतलब मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, और ये 4 गलत हो सकता है। या मान लो 4 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, और ये दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है गेट एग्जामिनेशन में। फिर MCQ, जैसा कि एक ऑप्शन सही होगा उसमें, और एक इंटीजर NAT टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कारण से हमारा गेट का लेवल और लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अलग एग्जामिनेशन से। ओके, MCQ नहीं, यहाँ पे MSQ भी आएंगे और NAT क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। नाउ देखो, मैंने बाइफरकेशन किया है सब 72% ऑफ द पेपर का जो कोर सब्जेक्ट है। देखो, हमेशा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना जिससे आपकी अच्छी स्कोर आ सके। देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत इजी है, आप स्कोर कर सकते हो, जिसमें से सबसे आप कवर कर लो कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड समथिंग और कुछ कर सकते हो, तो आप कर लो, जिससे आपका सब इजी हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस में वेक्टर कैलकुलस, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंक की क्वेश्चन पूछी जाती है मैट्रिक्स में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जिसे आप प्रोबेबिलिटी में तो 3 मार्क्स का तो लिख के ले लो, जो कि 3 मार्क्स का वो आएगा ही आएगा प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो नाउ नेटवर्क थ्योरी में हमारे 13% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सर्किट लॉ, थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क, AC DC एनालिसिस एंड मोर। सर्किट लॉज के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, बट थ्योरम से आ जाता है। देखिए, आप बताओ थेवेनिन्स थ्योरम लगा के या नॉर्टन्स थ्योरम लगा के इसके कितनी करंट की वैल्यू आ रही है या वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर कंट्रोल सिस्टम में भी इजी पार्ट्स रहता है, जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया गया, या हमें स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन पूछ लिया गया, या हमें ये बताओ जी कि वो स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, तो पोल्स से हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो हमें बॉडी ऑफ लॉ, रूट लोकस, स्टेट स्पेस एंड मोड, इस ये भी हमारा इजी है। देखो, मैं सब पे कर रहा हूँ, ये इजी हो गया, ये भी हमारा इजी टू स्कोर रहता है, ये भी हमारा इजी रहता है। इलेक्ट्रिकल मशीन मॉडरेट टू हाई लेवल पे जाता है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई। और ये पार्ट जिसने कवर किया उसके तो टॉपर्स में अंदर अंदर 100, अंदर 100 रैंक, ठीक है, अंदर 100 रैंक, 1 सेकेंड, अंदर 100 रैंक आने की चांस बन जाएगी, जिसने भी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा और उसको अच्छे से कवर किया। वैसा ही पावर सिस्टम भी होता है, जिससे पावर सिस्टम से जनरली 8% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर गेट कोई पसंद करता है कोई टॉपिक हो तो वो होता है फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, स्टेबिलिटी से भी आते हैं। तो अगर आपने ये इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम किया, ठीक है,
तो आपके अंदर अंदर AIR 100 अंदर AIR 100 आने के चांस बढ़ जाएंगे अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट भी कर लिया तो। फिर यहाँ पे एक एप्टीट्यूड का पार्ट छूट रहा है। एप्टीट्यूड का हटा दो, ये कोर सब्जेक्ट है। तो एंड EMFT एक छूट रहा है, जो कि EMFT एक सब्जेक्ट है जिससे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप करना चाहो तो कर लो, बट अगर आपने नहीं किया है अभी तक कुछ भी, तो आप अभी उस पर फोकस नहीं करना। आप अभी जितना ये सब्जेक्ट लिस्टेड है उस पर फोकस करना। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 7% के क्वेश्चन आते हैं, 7-7%, तो आप इसको कवर करने की कोशिश करना। फिर सिग्नल लाइन सिस्टम में लैपलेस ट्रांसफॉर्म, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जेट ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये टाइप के क्वेश्चन, इसमें से ये टॉपिक जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिग्नल लाइन सिस्टम में। तो सिग्नल लाइन सिस्टम तो आपको करके ही जाना है। एंड मेजरमेंट को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं किए हो, लेकिन मेजरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5%। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कंबाइन करके कभी भी टॉपिक दिया जाता है। गेट में भी आप सिलेबस को देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो एनालॉग में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? ऑप एम्प, एम्पलीफायर्स, फिल्टर एंड ऑसिलेटर्स। ये सारे टॉपिक्स हमारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी है। जैसे ये भी इजी सब्जेक्ट हुआ, ये भी इजी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, ये मॉडरेट मैं कहूँगा, मॉडरेट। ये टफ पड़ता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये टफ लगता है, बट आप रटने पर मत जाना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा। ओके, जो मैंने लिखा भी है, कोर सब्जेक्ट आर द की टू ए टॉप गेट स्कोर। ओके, कम टू द, ओके, अब नाउ हम बढ़ते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर के देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात है कि आप फेज 1 में जुलाई टू अगस्त इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। ये मैं जब थर्ड ईयर में था तो सबसे पहले मैंने ये कंप्लीट किया था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और साथ साथ में एप्टीट्यूड का भी कुछ कुछ टॉपिक करते रहना। फिर सितंबर टू नवंबर में इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम ये कंप्लीट करना। क्योंकि देखो नेटवर्क थ्योरी हर सब्जेक्ट में कॉमन है, इसलिए नेटवर्क थ्योरी को हम लोग सबसे पहले पढ़ा करते हैं। ओके, एंड दिसंबर टू मार्च, सॉरी, दिसंबर दिस दिसंबर टू जनवरी कर लो आप, जनवरी 2026। उसमें आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इसको यहाँ पे करना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ करना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम कंप्लीट कर सकते हो। फिर ठीक है, फिर जनवरी के 15th जनवरी तक आप ये सब कंप्लीट करना। फिर उसके बाद ये मिटा दो। फिर आप उसके बाद आप फरवरी के लिए मतलब जनवरी टू फरवरी के लिए कंप्लीट रिवीजन करना। और साथ साथ में ये फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आपने क्वेश्चन, मतलब आपने पढ़ा, उसके बाद आपको PYQ जरूर ही जरूर लगवाना है। आप जरूर सॉल्व करो, ठीक है। तभी आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टाइम पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। लेकिन जब ही दिसंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है, जनवरी से आप क्या करोगे? मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे। मॉक टेस्ट हमेशा देना, जिससे आपको पता चलेगी कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। और उसके बाद आप उसको टॉपिक, जो भी आप जहाँ पे गलती कर रहे होगे तो उसको नोट डाउन करना, और वहाँ उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। ओके, सो ये हमारा प्लान रहा। और यहाँ पे 3 to 4 आवर्स डेली लिखा हूँ मैं। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, तो मैं जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करता था, 6 to 7 आवर्स फॉर ओनली फॉर गेट। क्योंकि देखो थर्ड ईयर में मेनली सब्जेक्ट जो रहते हैं वो आपके गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो आप सेमेस्टर को तैयारी करते हुए भी आप अगर गेट के लेवल के पढ़ लोगे तो अब सेमेस्टर तो वैसे ही निकल जाएगा, उसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप थर्ड ईयर में, सब कोई बोलेगा जी कि नहीं थर्ड ईयर से तैयारी करना, नहीं, मैं कहता हूँ जी कि सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जिससे कि आप थर्ड ईयर में जाते जाते
और जनवरी जब आएगा, जनवरी कंप्लीट होगा, फरवरी में जब एग्जाम होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके। और कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखना। अगर आप 3 to 4 आवर्स ही पढ़ रहे हो तो 4 आवर्स डेली पढ़ाई करना। वीकली हमेशा टॉपिक वाइज टेस्ट देना, फेज 1 फेज 2 फेज 3 में, ठीक है। रेगुलर रिवीजन करना। ओके। एंड सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली, मीन्स PYQ आप लगाना हर दिन। और कॉन्सेप्ट को डेली डेली आप रात में एक बार रिवाइज करना माइंड में कि मैंने आज क्या पढ़ा, ठीक है। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, उससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी जी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे याद है कि नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारे थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए मैं एक टाइमिंग लिखा हूँ, 7 AM to 8 AM क्या करना, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, ठीक है। एंड अगर आप फिर कॉलेज जाते हो तो कॉलेज से वापस आते हो, ठीक है, तो इवनिंग टाइम में 7 to 9 आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। देखिए अब मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा हूँ उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। और 9:30 to 10:30 आपके पास कोई भी ले रहे हो, आप PW की ले रहे हो या मेड EG की ले रहे हो, तो आप उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना यहाँ पे, जो उनकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक रहती है। उसके बाद आप PYQ जरूर लगाना, एक PYQ बुक ले लो गेट 2027 के लिए, और वहां से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा एनालिसिस थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, जुलाई टू अक्टूबर में कंप्लीट द इंटायर सिलेबस। आप फाइनल ईयर में हो तो आप थर्ड ईयर तक ही गेट का सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं किए हो तो अभी भी टाइम है, जुलाई टू अक्टूबर में आप कंप्लीट करने की कोशिश करो जो कि इंटायर सिलेबस। मान लो 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। और फोकस करना आप अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है, ना कि रटने पे। रटने पे आप जाओगे तो गेट कभी नहीं निकलेगा। एंड नवंबर दिसंबर में आप क्या करना, सॉल्व PYQ लास्ट 15 to 20 ईयर्स, एक PYQ की बुक खरीद लो गेट 2027 के लिए। और उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाओ जो कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ जो लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे, जो कि उसका हम शॉर्ट नोट्स देख के ईजी टू अंडरस्टैंड कर पाए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम बुक कॉपी भरते गए तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इतनी सारी कॉपी हो जाएगी। और इतनी सारी कॉपी को पढ़ना एक टाइम पे जब एग्जाम रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाना हो जिससे आप तुरंत पढ़ के उसके बाद एग्जाम देने जा सकते हो। और उसके जनवरी में, ये जनवरी 2027 में आप क्या करना, फुल मॉक टेस्ट देना जिससे आपको वीक एरियाज का पता चलेगा, और वीक एरिया पे आपको काम भी करना है जनवरी में, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेज में रिवीजन, फरवरी फरवरी का रिवीजन फर्स्ट, फरवरी के 7 to 8 में एग्जाम आती है, ठीक है। तो फरवरी ये छोड़ दो, ये मार्च गलती से हो गया, 7 to 8 या 15 को हमारा एग्जाम आती है। तो उस पे आप क्या कह सकते हो, उस पे आपको 7 दिन तक कोई भी उस समय, मतलब 3 दिन पहले छोड़ देना है। टेस्ट दे दे दिए हो, सब चीज़ दे दिए हो तो छोड़ देना है। और आपको जितने भी आपने अभी तक पढ़ाई की है उसका आप रिवीजन करो, और उसका शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, उससे PYQ लगाओ, उससे आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसका एनालिसिस करके जो क्या आया था मेरा वीक टॉपिक का उस पर काम करो। देखो 6 AM to 8 AM तक आप क्या करो, कोर सब्जेक्ट को, न्यू टॉपिक लेक्चर को आप देख सकते हो स्टेज 1 स्टेज 2 में, ठीक है, नॉट फॉर द स्टेज 3। कॉलेज क्लासेस जाओ आप, अटेंड क्लास एंड लैब्स, एंड 7 to 9 PM क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, PYQ लगाना है। फिर 9:15 PM to 10:30 PM शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन को हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। एंड क्यूक रिवीजन प्लान फॉर नेक्स्ट डे, 10:30 to 11 में आप प्लान कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए कि मुझे आगे का क्या पढ़ना है। देखो सब्जेक्ट कंप्लीशन कैसे, कौन से ऑर्डर में कर सकते हो, सबसे पहले आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करो, ठीक है, जो सब 13 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर नेटवर्क थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, उसको कंप्लीट कर लो। फिर कंट्रोल सिस्टम इजी है, उसको भी कंप्लीट करो। सिग्नल सिस्टम मॉडरेट है बट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़े तो उसको कंप्लीट करना। ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन मॉडरेट है। अगर आप चाहते हो कि अगर आप रैंक अंदर 100 लाने की कोशिश करो फोर्थ ईयर में, तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम को स्किप नहीं करना है, आपको इस पे बहुत काम करनी है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, जिससे आपकी अराउंड 25 to 26 मार्क्स आते हैं। मेजरमेंट को स्किप भी कर सकते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को करना ही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को करना ही है।
ठीक है। सो यू डोंट नीड ए मोर टाइम, यू नीड ए बेटर प्लान। अगर आप अच्छे से एक प्लान बनाते हो, अगर आप उस पर एग्जीक्यूट करते हो, तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। अब मेरा विश्वास करो, मैंने भी 4th ईयर में ट्राई किया और मेरा अच्छी रैंक आई। मेरा 445 रैंक थी, जिससे मुझे आईआईटी दिल्ली में जाने का मौका मिला। अगर अगर आप भी कोशिश करते हो तो आपकी भी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है। नाउ फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, जो वर्क करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, तो आप 5:30 PM तक उठ जाओ, फ्रेश व्रेश हो जाओ, और 5:30 to 7 AM तक कोर सब्जेक्ट का स्टडी करो। ठीक है। एंड 9:30 to 10:30 में जब हम लोग आते हैं ऑफिस से, तो मैं भी अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए मैं 9:30 to 10:30 PM तक क्या करता हूँ, रिवीजन और पीवाईक्यू लगाता हूँ, और कोर सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ सुबह में। तो मॉर्निंग 2 to 3 आवर कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में चला गया। आफ्टरनून में आपको जब भी टाइम मिल रहा है, खाना खाने टाइम में और लंच ब्रेक हो रहा है या उस टाइम में, तो फ़ोन से निकाल के आप क्या कर सकते हो, जो आपने पीवाईक्यू रात में दो, या सॉरी मॉक टेस्ट रात में दो, या टॉपिक वाइज टेस्ट रात में दो, उसका एनालिसिस कर सकते हो आप फ़ोन से या खुद से भी। ठीक है। और इवनिंग 1 आवर में क्या करो जी, क्या आप एनालिसिस रिवीजन, जब आप बस से आते हो या कार से आते हो, तो उस टाइम में आप फ़ोन निकाल के उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि अभी जून चल रहा है, तो जुलाई से आपको जून से ही आपको, कल से अगर आपको मन कल से ही कर रहा है कि मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करो, तो 2 आवर्स कॉन्सेप्ट पे दो, 2 आवर्स पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट दो, एंड 1 से 2 आवर एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। अगर आपने गेट दे दिया है, ये आपकी सेकंड चांस है या थर्ड चांस है, तो उसका आपको 2 आवर्स की पढ़ाई करने की टाइम मिल पाएगी। लेकिन अगर आपने गेट नहीं दिया और अगर आपने सोच रहे हो जी कि अभी मैं तैयार करूँ, तो आप 8 सब्जेक्ट को ही लेके चलो। ठीक है। 8 सब्जेक्ट टू 7 to 8 सब्जेक्ट, ये इनफ रहेगी, क्योंकि वो वही आपको अच्छी करने में आपके दिसंबर बीत जाएंगे। ओके। सो आपको जो सीरीज जो मैंने पहले दिखाया, जो कि कौन से सीरीज में आपको तैयारी करनी है, पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आप भी कंप्लीट करो, नेटवर्क थ्योरी, फिर कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, एंड मोर फ्रॉम अप टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। सो जुलाई टू अक्टूबर तक आप क्या करो, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड कंप्लीट सिलेबस। नवंबर टू दिसंबर में आप क्या करो, सॉल्व पीवाईक्यू 15 to 20 ईयर्स तक एंड मेक फॉर्मूला सेट। ओके। दिसंबर तक। जनवरी 2027 में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और फोकस ऑन एक्यूरेसी, जो कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर फरवरी, ये मार्च हटा दो। एडवांस लेवल क्वेश्चन फरवरी में नहीं करनी है, ये यहाँ पे हमें मॉक टेस्ट ही लगाना है। ठीक है। रिवाइज वीक एरियाज पे आप इसी इसी पे कर सकते हो, मतलब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके लिए स्टेज 1 to 3 तक ही हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि वो वर्क करके भी आते हैं, तो सारा उनके पास बहुत कम टाइम मिलेगा। तो लेकिन आपको कैसे भी अगर अच्छा करना है, कुछ अच्छा लाना है, तो आपको ये चीज़ करनी ही होगी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने लिखा है, डोंट वेस्ट फॉर ए इजियर लाइफ, wish for a more strength to handle a better life, your future is created by what you do today not tomorrow। ये आपको कुछ लाइन याद आ रही है। अगर आपको कुछ करना होगा, कुछ करना है लाइफ में, तो कुछ तो जो कहते हैं ना, त्यागना पड़ता है, तो कुछ तो त्यागना होगा। आपके लिए भी ये ऑर्डर वही है, जो कि कैसे आप ऑर्डर में कंप्लीट करोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पूरे टोटल। ठीक है। उसे मॉक टेस्ट देना है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रहनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनानी भी है आपको जब भी टाइम मिल रहा हो। किसी की 9 to 5 हो सकती है, किसी की 8 to 8 भी हो सकती है। तो अगर अगर आप चाह रहे हो तो अगर आप कर सकते हो, लेकिन वही है कि आप में एनर्जी बचा के लानी पड़ेगी रात के लिए भी, और सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा अगर आपको गेट निकालनी है तो। ठीक है। देखो, पीआईक्यू स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, सॉल्व लास्ट 20 ईयर्स पीआईक्यू। 20, ये आप बुक कहीं से ऑर्डर कर लो। ठीक है। जहाँ से आपको 20 ईयर्स की पीओक्यू बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप वो पीओक्यू लगाओ। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज पीओक्यू आपको मिल जाएंगे। एंड स्टार्ट विद द इजी टॉपिक मीन्स मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड से आप स्टार्ट करो। ठीक है। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो।
एंड मेक फार्मूला नोटबुक, हर एक सब्जेक्ट का आप फार्मूला नोटबुक बना सकते हो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते हो तो एनालाइज करो मिस्टेक को, रिवाइज वीकली, ठीक है, वीकली बेसिस पे रिवाइज करो। और हाउ टू यूज पीवाईक्यू इफेक्टिवली, सॉल्व विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन फर्स्ट। अगर आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको लगेगा जी कि अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे से बन जाता, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा होता तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, तो सबसे पहले क्या करो, उस पे आप सॉल्यूशन देखने मत जाओ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि गेट में हमेशा न्यू क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कभी नहीं आते। अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आप रियल टाइम एग्जामिनेशन की तरह कैसे बढ़ा सकते हो, जैसा कि हमेशा 3 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स के एग्ज़ाम में आपको ना हिलना है, ना ये करना है, बस आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट 3 आवर्स में आपको कहीं भी नहीं जाना है, ना टॉयलेट जाना है, थोड़ा सा पानी पी सकते हो, बट आपको पूरा फोकस एग्ज़ाम की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे भी आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, जैसे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सको रियल एग्ज़ाम की तरफ। और जब आप टेस्ट कंप्लीट करते हो तो रिव्यू उसका सॉल्यूशन देखो, क्या मेरा सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन मैच कर रहा है, या सेकंड मेथड भी है, तो अगर सेकंड मेथड है तो वो लर्न कर सकते हो आप। और आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिस पे आप जो भी आप मिस्टेक किए हो उस पे आप लिखो जो कि मैंने ये मिस्टेक की, ठीक है। एंड रिवाइज अनसॉल्व क्वेश्चन आफ्टर सम डेज, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन को आप कुछ दिनों के बाद सॉल्व करने की कोशिश करो कि वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्लस कंसिस्टेंसी प्लस एनालिसिस प्लस रिवीजन इक्वल टू गेट सक्सेस, यही हमारा मूल मंत्र है, ठीक है। यही हमारा मूल मंत्र है, इसी से हम लोग गेट में अच्छे रैंक ला सकते हैं अंदर AIR 100। सो देखो, मैंने लगाया है अंदर AIR 100 लाना है तो आपको 70+ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर अंदर AIR 500 लाना है तो बहुत सारे ईयर का मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, 60+ मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर AIR 1000 से लाना है तो 50+ मार्क्स आपके स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेट ए टारगेट, वर्क विथ स्मार्ट स्टडी एंड अचीव द रैंक यू डिजर्व, ओके। तो यू डिजर्व अ बेटर रैंक अंदर AIR 100, ओके। सो IIT मद्रास 2027 में गेट एग्जाम कंडक्ट करेगी, सो आपको उसमें अच्छा करना है तो 70+ मार्क्स का टारगेट लेके चलो अभी सही, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी ये नॉलेज नॉलेज थोड़ी सा भी इजाफा किया हो जी कि मतलब हाँ ये अच्छी लगी है वीडियो, मैं इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो मेरा आइडिया है वो आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं इस चैनल पे पीआईक्यू का बहुत सारे वीडियो लाता हूँ, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो जी कि कैसे मैं पीआईक्यू को सॉल्व करता हूँ। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। एंड हैव अ गुड डे। थैंक